जाने कैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। एक बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं न कहीं कमी रही। ये 19 का संकेत देते हैं कि इस बड़ी बिल्डिंग में कोई दूसरे लोग ऊंची गद्दी पर बैठे। उपचुनाव है, लोकल कुछ मुद्दे हो सकते हैं, इस पर मोदी जी, योगी जी या मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनका मंथन और मुझे उनका मंथन का दुगुना मंथन हम लोग का शुरू हो गया। ये नतीजे मतलब 2019 के लिए हमें बहुत बड़ा खतरा लगता नहीं है। जी हाँ, नतीजे तो कल ही आ गए थे, लेकिन नतीजे पचा पाना और नतीजों की खुशी को अभी भुला पाना दोनों के लिए ही मुश्किल हो रहा है। कोई हार का मंथन कर रहा है, कोई जीत का रास्ता तलाश रहा है। गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव के नतीजों ने मानो विपक्ष को एक नई संजीवनी दे दी है। एक के बाद एक किले फतेह कर रही बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिशें हो रही हैं। सालों की दुश्मनी एक उपचुनाव ने भुला दी है और अब अखिलेश माया की दोस्ती में पुराने समीकरण को नया चोला पहनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। तो सवाल इस सब के बीच ये कि यारी पक्की है, लेकिन बीजेपी की खुद की तैयारी कैसी है, इसी का विश्लेषण करती ये रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। समाजवादी पार्टी गदगद है, मायावती मुस्कुरा रही हैं, कहीं जीत का गुलाल है, कहीं जश्न का धमाल है। कार्यकर्ता जोश में है और नेता 2019 की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये देश के तमाम लोग जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज, उनकी जीत है और बड़ी जीत है। 23 साल बाद दो दलों के दिल मिले तो वो गुल खिला जिसमें बीएसपी एसपी दोनों को अपना मुस्तकबिल चमकता दिख रहा है। मायावती अखिलेश का जातीय समीकरण एक बार फिर बीजेपी के हिंदुत्व पर भारी पड़ा तो अखिलेश पुरानी कड़वाहटों को भुलाने की अपील कर रहे हैं। अखिलेश यादव के 18 साल के राजनीतिक सफर में वो पहली बार मायावती से मिले और इस मुलाकात ने यूपी में नई दोस्ती की बुनियाद तैयार कर दी है। सन 2014 के हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही खासकर यहाँ देश के गरीब, असहाय व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किस्म किस्म की केवल हवाई व लुभावनी योजनाओं का ऐलान करके इन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया, जिनके बहकावे में अब इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से जैसे हमारे संबंध हैं अच्छे, वो बने रहेंगे। और क्योंकि नौजवान वो भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोगों को बहुत मिलकर के देश के तमाम समस्याओं का रास्ता निकालना है। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीटों का तालमेल कैसा होगा और इस गठबंधन से कांग्रेस को क्या मिलेगा, इस पर कहा तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन डील पक्की है। इसके संकेत नेताओं की जुबान से मिलने लगे हैं। सोनिया गांधी पहले ही महागठजोड़ की रणनीति में जुट गई हैं और अखिलेश और मायावती का मिलना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो बीजेपी को उसके घर में मात देकर विरोधियों के हौसले बुलंद हैं, तो योगी भी एक्शन में है। लेकिन इस हार की और भी कई वजह बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस हार की सबसे बड़ी वजह रही एसपी बीएसपी का गठबंधन। गोरखपुर क्षेत्र में करीब 3.6 लाख निषाद वोटर्स हैं, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को मिला। ऊपर से बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में माहौल तैयार किया, लेकिन बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट भी यहां नाकाम रहा है। बीजेपी समर्थकों में पहले जैसा उत्साह भी नहीं दिखा। खबरों की माने तो गोरखपुर और फूलपुर दोनों जगह कैंडिडेट को लेकर भी कार्यकर्ता खुश नहीं थे। फूलपुर में कौशलेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया, जो स्थानीय नेता नहीं थे। बताया जा रहा है कि एसपी उम्मीदवार का स्थानीय नेता होना भी एक बड़ा फायदे का सौदा हुआ। हार की बड़ी है और 2019 की चुनौती सामने खड़ी है, तो योगी भी एक्शन में आ चुके हैं। खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। योगी को गोंडा के लोक कला महोत्सव में हिस्सा लेने जाना था, लेकिन वो नहीं गए। नानाजी देशमुख की मूर्ति का अनावरण भी टाल दिया गया है। आनंद फानन में अधिकारियों की बैठक बुला ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम की ओर से अचानक मीटिंग बुलाने पर अधिकारी भी सख्ते में आ गए हैं। खबरों की माने तो इस हार के बाद कई अधिकारियों के तबादले भी मुमकिन है। तो सवाल सिर्फ यूपी में गठबंधन का नहीं है, बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी दिख रही हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और यहां भी बीजेपी के लिए चुनौती कम नहीं। बिहार में जीतन राम मांझी एनडीए से अलग हो चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी अटकलबाजी का दौर चल रहा है। लालू यादव के जेल जाने पर आरजेडी को हमेशा सहानुभूति मिली है और बताया जा रहा है कि आरजेडी इस बार भी खुलकर विक्टिम कार्ड खेल रही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 2014 में बीजेपी ने 23 सीटें और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन अब शिवसेना अलग चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है। उस पर एनसीपी कांग्रेस का गठजोड़ बीजेपी के लिए
महाराष्ट्र में भी चुनौती बन सकता है। खबरों की माने तो किसान आंदोलन और भीमा कोरेगांव की हिंसा भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2014 में बीजेपी ने 26 में से 26 सीटें अपने नाम कर ली थी, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के लिए उस प्रदर्शन को दोहराना आसान नहीं है। राजस्थान की बात करें 2014 में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन अलवर और अजमेर लोकसभा उपचुनाव हारकर वो 23 पर पहुंच गई है। तो सवाल ये कि क्या राजस्थान में पार्टी 2014 की जीत दोहरा पाएगी, ये भी दिक्कत की राह लगती है। मध्य प्रदेश में भी चुनौती कम नहीं है। 2014 में बीजेपी को 29 में से 27 सीटें मिली। तो सवाल ये कि बीजेपी क्या इस बार भी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या एंटी इनकम्बेंसी उसे फेस करनी पड़ेगी। यूपी में चुनाव के बाद गठबंधन का शोर है तो अररिया में बीजेपी की हार के बाद देशभक्ति पर जोर है। अररिया में आरजेडी उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह को अररिया के आतंकवादियों का गढ़ बन जाने का डर सताने लगा। तो सियासी गलियों में कैसा संग्राम छिड़ा उनके इस विवादित बोल पर आप खुद देखिए। अररिया केवल सीमावर्ती जिला नहीं है, केवल बंगाल और नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है। एक कट्टरपंथी विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया है, जो केवल बिहार के लिए खतरा नहीं होगा बल्कि आने वाले दिनों में देश के लिए खतरा होगा। वो आतंकवादियों का गढ़ बनेगा। बिहार में आरजेडी की जयकार हुई तो बीजेपी नेताओं के बोल ही बदल गए। अररिया में आरजेडी ने जीत हासिल की तो गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उस पर बवाल मचा है। आरजेडी हमलावर है। पार्टी के नए नवेरे सांसद गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं। अरे गिरिराज सिंह काम करे, ये सब हवाबाजी चले गए। आने वाला 2019 में ये सब चलने वाला नहीं है। नहीं, कट्टरपंथी से देश नहीं चलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार, लोगों को रोटी। सवाल ये कि आखिर क्यों गिरिराज सिंह को अररिया के आतंकवाद का गढ़ बनने का खतरा सता रहा है? क्या बीजेपी का विरोध देश से बगावत है? बयान के इस बवंडर पर बीजेपी के साथी भी बगले झांक रहे हैं। नहीं, हमारी समझ है बिहार में कानून का राज है। कोई अलगाववाद, आतंकवाद अथवा जो समाज के अंदर उन्मादी शक्तियां होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। अपना बात को, आबानी को आपस ले, माफी मांगे वहाँ का जनता से, अररिया के जनता से, न तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो लोग के आने वाला चुनाव में 19 के चुनाव में माफ नहीं करेगी। 19 वाला चुनाव में जनता अररिया के आतंकबाज है। बिहार के जनता, अररिया की जनता आतंकबाज है। ये जीतता तो आतंकवाद नहीं होता। राजनीति की ये नई रवायत है जहां आरोप लगाने के लिए किसी को सबूत नहीं देने होते, बस बयानों का संग्राम छेड़ना होता है और सियासी पारा चरम पर पहुंच जाता है। तो बिहार में उपचुनाव के परिणाम क्या है कि बात अलगाववादी और आतंकवादियों तक पहुंच गई। एक बार फिर से बिहार के सीमांचल इलाके में नेता के बयान के जरिए एक नई राजनीति शुरू करने की कोशिश हुई है, मगर फिलहाल इसको लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि सियासतदार नहीं चाहते कि बिहार में कोई ऐसा माहौल बने कि चुनाव से अलग कोई एक नई परिस्थिति बिहार के लोगों के लिए परेशानी खड़ा करे। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। और अब एक सवाल इंसानियत को लेकर, क्या कोई धर्म या मजहब इंसानियत के खिलाफ हो सकता है? ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि कानपुर में एक डॉक्टर को देहदान करने पर फतवा थमा दिया गया। उनके नए फैसले को शरीयत के खिलाफ करार दिया गया। दरअसल एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर रशीद अंसारी ने 2006 में ही स्टूडेंट्स के रिसर्च के लिए अपना शरीर दान कर दिया था, मगर उनके फैसले की भनक जैसे ही मजहब के ठेकेदारों को लगी, उन्होंने डॉक्टर साहब को फतवा थमा दिया। नहीं, आरोप तो ये भी है कि उन्हें फोन पर लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज करा दी है। मजहब के ठेकेदारों को कोई क्या समझाए? मेरे पास में कई टेलीफोन से धमकियां भी आई और लोगों ने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव भी कर दिया है। तमाम सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। अभी 7 फरवरी 2018 को हमारे पास में एक अज्ञात नंबर से धमकी आई। उस व्यक्ति ने हमको जो है देहदान करने पे जान से मारने की धमकी भी दी और अपना नाम वापस करने का हमसे जो है अपनी जो है हमसे बहुत ही कट्टरता शब्दों में हमसे जो है अपना देहदान में नाम वापस करने के लिए बोला। लेकिन मैं इन सब कार्यों से डरने वाला नहीं हूँ। यमुना दूषित है, मैली है, ये हम और आप सब जानते हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि यमुना का पानी
जहर बन चुका है। गंदगी और नाइट्रेट की बढ़ती तादाद पानी को जहरीला बना रही है। इसके अलावा हरियाणा के कई जिलों में जलापूर्ति करने वाली आगरा नहर का भी यही हाल है। हरियाणा विधानसभा में विधायकों ने इस मामले को उठाया भी है। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे हरियाणा में यमुना बढ़ती है, उसका पानी गंदा और जहरीला होता जाता है। यही नहीं, यमुना में मिल रहे कई शहरों के सीवर भी प्रदूषण की वजह बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नदी और नहर के अलावा हरियाणा के भूजल में भी लगातार नाइट्रेट बढ़ रहा है। पानी में नाइट्रेट बढ़ने से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि यमुना के पानी में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन इस मामले पर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों को गंभीरता से पहल करनी चाहिए। और आईटी सिटी बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट कंपनी की आड़ में लोगों को शपथ लगाने के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि इन फ्रॉड्स ने खेल और बॉलीवुड की दुनिया के कई सितारों को भी चूना लगाया। हालांकि फिलहाल कंपनी ने इस पर कुछ नहीं कहा है और मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी से रहें सावधान। पैसा लगाने से पहले करें पूरी पड़ताल। कहीं कोई आपका पैसा हड़पने की फिराक में तो नहीं। बेंगलुरु के इस घर से कुछ इसी तरह का काला खेल चल रहा था, जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर लूटा जा रहा था। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी 2011 को श्रीनाथ नाम के एक शख्स ने विक्रम इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी शुरू की। लोगों को 40% रिटर्न का वादा किया। कुछ सालों तक लोगों को रिटर्न दिया भी गया, लेकिन 2017 से रिटर्न देना बंद कर दिया गया, जिसके बाद कुछ निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है, जिसमें खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम इन्वेस्टमेंट्स ने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है और कितने पैसे का गबन किया है, इसका अंदाजा अभी भी पुलिस को नहीं है। लिहाजा पुलिस अब लोगों से ही अपील कर रही है कि अगर उन्होंने विक्रम इन्वेस्टमेंट्स में पैसा जमा किया है तो वो इसकी जानकारी पुलिस को दें। यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और छत्तीसगढ़ के गोड़िया में बीच बाजार में हत्या की वारदात हुई है, जहां स्टेशन रोड पर रविवार को 2 सगे भाइयों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस मर्डर का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन बीच सड़क इस लाइव मर्डर से लोगों में दहशत है। और अपराध जगत में क्या कुछ चल रहा है, देखते हैं क्राइम व्यू। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए फाइनेंसर के कत्ल के मामले में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 52 लाख की उधारी न चुकाने को लेकर हुए विवाद में हुई थी हत्या। सुपारी देकर कराई गई हत्या। दिल्ली से सटे नोएडा में कार सवार बदमाशों ने महिला से 8 लाख की लूटपाट की। सेक्टर 81 इलाके में लुटेरों ने ओवरटेक करके महिला को रोका और लूटपाट कर फरार हो गए। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मुखबिर होने के शक में की गई हत्या। पुलिस ने शव बरामद किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी। अगले महीने होने वाली थी शादी। पुलिस के मुताबिक लड़की को जबरन शादी करने और मंगेतर को जान से मारने की मिल रही थी धमकी। यूपी के देवरिया में शराब के नशे में धुत सिपाही का तमाशा। दुकान की फर्श पर पड़े नशेड़ी सिपाही को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। हरदोई में डकैती का प्लान बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 बाइक, 4 तमंचे और डकैती में लूटे गए जेवर भी बरामद किए। लुटेरों का ये गैंग लंबे वक्त से वारदातों को दे रहा था अंजाम। एग्जाम हॉल में आपने कभी किसी को हथियार लेकर जाते देखा है? उत्तर प्रदेश के आगरा से ऐसी ही तस्वीर आई है, जहां बंदूक की नोक पर परीक्षा दिलवाता एक शख्स कैमरे में कैद हो गया। जी हां, तस्वीरों में आप खुद देखिए कैसे ये शख्स एग्जाम हॉल में बंदूक लेकर घूम रहा है। उसकी कमर में बंदूक रखी और जानबूझकर वो उसे दिखा भी रहा है। एग्जाम सेंटर पर जगह जगह नकल के पर्चे रखे हुए हैं, तो समझना मुश्किल नहीं है यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल होने के बाद कॉलेज प्रबंधन इसकी जांच की बात कह रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या कॉलेज प्रबंधन की मर्जी के बगैर ऐसा मुमकिन हो सकता था? कोई हथियार लेकर कॉलेज कैंपस में कैसे दाखिल हो सकता है और तमंचे के नोक पर नकल कैसे करा सकता है? और कूड़ा बन गया है एटम बम। जी हां, बीते साल दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में कूड़े के पहाड़ ढहने की तस्वीरें आपके जहन में आज भी जिंदा होंगी। बढ़ते बोझ से कूड़े के पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया था, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी और कई गाड़ियां नहर में गिर गई थी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इस घटना से सरकारें चेती हैं। देश में बढ़ रहे कूड़े के अंबार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि सरकारें कूड़े के एटम बम के फटने का इंतजार कर रही हैं। कोर्ट का कहना है कि शहरों में लगा कूड़े का अंबार बड़ी मुसीबत बन चुका है। सरकारों की अनदेखी से जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। स्वच्छता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में दिल्ली सरकार को छोड़कर किसी भी राज्य का नुमाइंदा हाजिर नहीं हुआ है। सरकारों की गंभीरता इसी बात से लगा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 3 लैंडफिल हैं जो पूरी तरह से भर चुके हैं। यही हाल दूसरे बड़े शहरों का भी है। भारत में कूड़े के रिसाइकलिंग का कोई बड़ा प्लान नहीं है। अगर कूड़े के निपटारे की यही नीति
रही तो ये बड़ा खतरा है और सही नीति बन जाए तो गंदगी और बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि खाद का उत्पादन भी बढ़ सकता है। लैंडफिल जो हमारे यहाँ 3 लैंडफिल हैं दिल्ली के अंदर और तीनों जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आ चुकी हैं। उनमें अपनी सीमा से बहुत अधिक कूड़ा जो है एकत्रित हो चुका है। उसके लिए अब नई जगह हमने डिमांड की हुई है। जैसे नई जगह मिलती हैं या पुरानी जगह को रिक्लेम करने के लिए भी हमें कुछ जगह और चाहिए और पुराना जो गार्बेज है उसके डिस्पोजल के लिए वहीं पे रहते हुए हमने ग्लोबल लेवल पे भी टेंडर किए हैं ताकि उसका निष्पादन किया जा सके। क्या हिंदुस्तानी खुश रहना नहीं जानते? क्या हम खुश नहीं हैं? क्या हमारी खुशहाली कम हो रही है? हम हंसना क्यों भूल रहे हैं? हमारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब हो रही है? ये चुपते हुए सवाल उठे हैं संयुक्त राष्ट्र की हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी होने के बाद, जिसमें खुशहाल देश के तौर पर भारत की रैंकिंग खिसक गई है। भारत 156 देशों में 133वें नंबर पर आ गया है। पिछले साल रिपोर्ट की तुलना में भारत 11 पायदान नीचे चला गया है, यानी कि हम और ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। यूरोप का छोटा सा देश फिनलैंड खुशहाली में पहले नंबर पर है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश हमसे, हिंदुस्तान से ज्यादा खुशहाल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जीडीपी, रहन सहन, हेल्थ, सामाजिक आजादी और करप्शन जैसे मुद्दों पर सर्वे कर बनाई जाती है। और दुनिया भर में क्या कुछ हलचल है, देखते हैं वर्ल्ड व्यू। ब्रिटेन में पूर्व जासूस को जहर देने के मामले में अमेरिका ने रूस को ठहराया जिम्मेदार। ब्रिटेन ने पूर्व जासूस पर हमले के आरोप में 23 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित। रूस ने कहा करेंगे जवाबी कार्रवाई। अमेरिका के फ्लोरिडा में नेवी का हेलीकॉप्टर क्रैश, समुद्र में गिरा हेलीकॉप्टर, 2 क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल। एजेंसियां कर रही हैं हादसे की जांच। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई बड़े शहरों में प्रदर्शन। फ्लोरिडा के स्कूल में 14 फरवरी को फायरिंग में 17 लोगों की हुई थी मौत। रूस में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार हुआ तेज, लोगों से समर्थन मांगने क्रीमिया पहुंचे व्लादिमीर पुतिन। 18 मार्च को है राष्ट्रपति चुनाव। पाकिस्तान के लाहौर में हुआ आत्मघाती धमाका, धमाके में 5 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की हुई मौत। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के घर के पास हुए धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने ली। फ्रांस में दिखा स्पाइडरमैन, 55 साल के एलन रॉबर्ट ने पेरिस की बड़ी इमारत को फतह करने में कामयाबी पाई। 11 साल की उम्र से इमारतों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करने वाले रॉबर्ट ने बिल्डिंग की 18वीं मंजिल से लोगों को चीयर्स किया। तो नेशन न्यूज में हम आपको दिखाते हैं हर खबर हर पहलू के साथ। कोई भी खबर आपसे छूटनी चाहिए तो अब बारी रुपहले पर्दे की खबरों की। सिनेमा व्यू। आलिया भट्ट ने अपने 25वें जन्मदिन के मौके पर इंस्टाग्राम पर अपना प्यारा और क्यूट सा वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो आलिया के पहले बर्थडे का है, जिसमें वो अपने डैड महेश भट्ट के साथ खेलती नजर आ रही हैं। इस रास्ते पे खतरों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। राजकुमार राव की फिल्म उमाटा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में वो आतंकवादी उमर सईद शेख का किरदार निभाते नजर आएंगे। कहा जा रहा है फिल्म में उमर सईद शेख की कहानी लोगों को दिखाई जाएगी। राजकुमार की फिल्म 20 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। हाल ही में ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर शादी में डांस करता हुआ अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो जमकर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। ये वीडियो 13 मार्च को उनके देवर की शादी का है। फिल्म रेस 3 का लोगो जारी हो गया। ये फिल्म रेस सीरीज की तीसरी फिल्म है। फिल्म में सलमान खान, बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह अहम भूमिका में हैं। अनुपम खेर ने एक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें आर्टिस्ट कॉफी में क्रिएटिविटी करते नजर आ रहे हैं। कलाकारी भी ऐसी कि उन्होंने कॉफी पर श्रीदेवी की तस्वीर ही उकेर दी है। ये वीडियो इस्तांबुल में किसी आर्टिस्ट का है।